गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण की ये जो हमारी क्लास है तीसरी चौथी क्लास है, क्योंकि हमारी जो पहले क्लासेस हुई हैं, पहले हमारी क्लासेस जो है वर्णमाला पर हुई है, और आज जो आपकी क्लास होने वाली है संधि पर होने वाली है। हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करूं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जहां पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हमारी क्लासेस हो रही हैं। तो ये जो हमारी व्याकरण वाली क्लास है चौथी या पांचवी क्लास होगी, जिसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। पिछली जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं तो उन क्लासेस को भी जो है जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां से जो है आप लोग सारी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि की अगर हम बात करें, हमें आज की क्या क्लास में क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है। अब जब हम संधि की बात करते हैं ना, तो काफी बड़ा जो है टॉपिक, ये लंबा टॉपिक चलने वाला है, क्योंकि जो मुख्य रूप से संधियां होती हैं, संधि के जो है तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। मुख्य रूप से जो है तीन संधि जो है संधि के तीन भेद होते हैं। अब जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि के अंतर्गत भी जो है 5 भेद आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जब आप व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है आप कुछ नियम पढ़ेंगे। जब आप विसर्ग संधि पढ़ेंगे, वहां पर जो है कुछ नियम वगैरह आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है हम ये जो भेद मैंने बताए, इन भेदों से पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर संधि होता क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि जो है उसे कहते हैं किन्हीं दो वर्णों के मेल से बना जो शब्द होता है वो जो है आपका क्या होता है, संधि कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब दो शब्द, ये जो लंबी चौड़ी परिभाषा दी हुई है ना, इसमें ध्यान नहीं देना है। जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ना, आसान भाषा में लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आपको संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द मिलते हैं या फिर प्रथम शब्द का जो आपका अंतिम वर्ण होता है, ठीक है, अंतिम वर्ण, या फिर जो आपका दूसरा शब्द होता है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम वर्ण। तो इन जब ये दोनों वर्ण जो है आपस में मिलते हैं, ये जो पहला वाला शब्द है और जो दूसरा वाला शब्द है, जब ये आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। मतलब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे यहाँ पर जो है क्या हुआ, संधि हुई, यहाँ पर जो है कोई युद्ध वगैरह हुआ। आप लोग जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कहीं जो है पानीपत का युद्ध, कहीं जो है चौसा का युद्ध, ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई जो है एक व्यक्ति रहा होगा और एक व्यक्ति में ही जो है युद्ध वगैरह हो गए, है ना। कुछ जो है व्यक्ति रहे होंगे। मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर संधि हुई, ठीक है। अब संधि जो है यहाँ पर कैसे हुई? कुछ लोग जो है यहाँ से इधर से आए और कुछ जो है इधर से आए। अब ये जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे, इनके बीच में जो है बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, और यही जो आप जब आपस में मिलेंगे ना, यही जो है जब इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपकी संधि कहलाती है। ठीक है, विकार या फिर जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वही संधि कहलाती है। तो यहाँ पर संधि की परिभाषा में आपको ध्यान देना है कि जब दो शब्द जब दो वर्ण जो है आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उच्चारण या लेखन में जो परिवर्तन करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? वही संधि कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है, और ये दोनों शब्द जो है मिलकर के आपस में जो है उच्चारण या लेखन में जब परिवर्तन करते हैं या फिर उच्चारण या लेखन में जो विकार उत्पन्न करते हैं, वही आपका संधि कहलाता है।
ठीक है। तो ये जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई है ना, ये इस पर ध्यान देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर जो है संधि की परिभाषा एक दी हुई है। संधि संस्कृत शब्द का जो है संधि यानी कि सम प्लस धी से बना हुआ है। सम प्लस धी का अर्थ होता है मेल या फिर जो है जोड़ना। वही चीज तो मैंने बताई कि जब दो वर्ण जो है आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, वही तो आपकी संधि कहलाती है। ठीक है, तो सम प्लस धी का मतलब होता है मेल या फिर जो है जोड़ना। अतः हम कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही आपकी संधि है। वही चीजें जो है यहाँ पर लिखी गई हैं। अब यहाँ पर जो है हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर जो है संधि है, कैसे हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए, आप लोग जो हमारी आगे क्लासेस होंगी तो उसमें जो है आप लोग समास पढ़ेंगे। कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संधि को जो है क्या करते हैं, संधि का जो है विच्छेद करते हैं, और जो आपका समास है तो समास का जो है विग्रह होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कोई दो वर्ण, ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो शब्द हैं। दो शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। दो शब्द ये हैं सम और तोष। ठीक है, संतोष लिखा हुआ है, संतोष का क्या किया गया है, संधि विच्छेद किया गया है। तो दो शब्द है यहाँ पर, और इन दोनों शब्दों में परिभाषा में आपने क्या देखा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, तो यहाँ पर जो सम है, सम में जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये माँ है। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ता है। तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा इन दोनों के मिलने से, तो किसमें होगा, इस माँ और ता में होगा। तो यही जो है आपकी क्या है, यही संधि कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी संधि पढ़ेंगे, चाहे आप विसर्ग संधि पढ़ें, चाहे आप स्वर संधि पढ़ें, या फिर जो है आप व्यंजन संधि पढ़ें। ठीक है, लेकिन परिभाषा में आपको जो है यहीं पर ध्यान देना है, जो आपका प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये जब आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, यही आपकी संधि है। कोई भी तीनों में से आप संधि पढ़ते हैं तो परिवर्तन और जो विकार है वो यहीं पर जो है आपको चेंजेस करने होंगे, यहीं पर जो है आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण है यहाँ पर देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद किया गया है, देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। तो परिवर्तन कहाँ पर होगा, इस वा में परिवर्तन होगा और इस ई में परिवर्तन होगा। अभी मैं यहाँ पर कोई भी संधि नहीं पढ़ा रही हूँ, कोई भी संधि का जो है ना मैं भेद यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। सिर्फ अभी मैं ये जो परिभाषा है, संधि आखिर कहते किसको है, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे जो है आप संधि का जो है संधि विच्छेद करेंगे, ये यहाँ पर अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये परेशान नहीं होना है कि इसमें जो है कौन सी संधि होगी। अब जैसे देवेंद्र है तो इस वा में और इस ई में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर जो है तीसरा उदाहरण दिया हुआ है भानुदय, तो भानुदय का जो हम संधि विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। तो परिवर्तन कहाँ होगा, ये जो भानु है ये पहला शब्द है और ये जो उदय है ये जो है दूसरा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने परिभाषा में देखा कि जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये ना है। ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ये उ है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही आपकी क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और परिभाषाएं दी हुई हैं। परिभाषाएं जो है वही है आप लोगों की, जैसे एक परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कि पास पास स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों की मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। मतलब पास पास क्या बताया, या फिर जो है जब दो वर्ण जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है, अब उन दोनों वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वही आपका क्या है, संधि है। तो पास पास स्थित जो पद हैं या फिर जो है समीप विद्यमान जो समीप स्थित जो वर्ण है, उन वर्णों के मेल से होने वाला विकार ही संधि कहलाता है। दूसरी यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि जब दो शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, वही मैंने बताया कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और दो शब्दों के मिलने से जो पहला शब्द है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा विद्यालय, ठीक है,
विद्यालय यहाँ पर मैंने लिखा। अब इस विद्यालय का क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। तो हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, विद्या प्लस आलय बराबर विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। अब हमने परिभाषा में तो ये देखा कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, तो पहला शब्द यहाँ पर कौन से हुआ, ये विद्या जो है पहला शब्द हुआ, और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी कि अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, ये द्या हुआ, ठीक है। और दूसरे शब्द की पहले ध्वनि आपस में जब मिलते हैं, अब दूसरा शब्द कौन सा है, ये आला है, ठीक है। तो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि की बात करी गई है परिभाषा में, तो दूसरा शब्द की पहली ध्वनि कौन सी है, आ है, ठीक है। अब ये जब ये द्या और जो आ ये आपस में मिलेंगे और इन दोनों के जो है मिलने से जो एक नया शब्द बन करके निकलेगा, एक जो है यहाँ पर परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, यही आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाती है, ठीक है। तीसरी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है कि जब दो शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा शब्द बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा, ये विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय देखा, तो ये द्या मिलेगा और ये जो है आपका आ मिलेगा। अब इन दोनों के मिलने से क्या होगा, यहाँ पर जो है परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वही जब दो शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, वही परिवर्तन जो है आपका संधि कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संधि विच्छेद जो है संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका एक यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है हिमालय। हिमालय का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अब हमने एक तो परिभाषा हमने ये देखी कि जब दो शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा शब्द बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है क्या होता है, संधि कहलाता है। और एक तरफ परिभाषा तो हमने ये देखी कि जब दो शब्द मिलते हैं और जो पहला शब्द है पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द है दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, ये दोनों ध्वनियां जो है मिल करके आपस में मिल करके जो है क्या करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं या फिर विकार उत्पन्न करते हैं, वही आपका संधि कहलाता है। तो परिभाषा जो है आप लोगों की इस तरीके से हो सकती है। हिमालय यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने अभी क्या बताया कि आप जो है कोई भी संधि का जो है संधि विच्छेद, कोई भी शब्द दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है। तो आगे पीछे जो भी लिखा हुआ है ना उसमें परिवर्तन नहीं आपको करना, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे आप तीनों में से कोई भी संधि आप पढ़ रहे हैं तो आगे पीछे जो चीजें दी हुई हैं उसका परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको परिवर्तन करना है जो प्रथम शब्द है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, और जो आपका द्वितीय शब्द है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन करना है। मतलब यहाँ पर हिमालय लिखा हुआ है तो हिमालय का हिम प्लस आलय इस मा में परिवर्तन होगा और इस आ में परिवर्तन होगा। अब इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वही आपका क्या है, संधि। अब जैसे यहाँ पर जो माँ दिया हुआ है तो माँ में क्या है, इस माँ में छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, इस माँ में छोटे आ की मात्रा लगी हुई है और ये जो आपका आ है इस आ में ये बड़ा आ है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है स्वरों में भी देखा, जब मैंने आप लोगों को उच्चारण स्थान के आधार पर बताया हुआ था तो क्या बताया था, स्वरों सॉरी जो आपके व्यंजन है वर्ण व्यवस्था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो आपने क्या देखा था कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर के क्या बनता है, बड़ा आ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो छोटे आ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है आपका बड़ा आ है, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका जो है बड़ा आ ही बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो है हिम प्लस आलय बराबर ये जो माँ है इस माँ में किसकी मात्रा आ जाएगी, बड़ी आ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग संधि विच्छेद करते हैं। अगला है यहाँ पर आपका सदानंद। सदानंद का जो आप संधि विच्छेद करेंगे, सत प्लस आनंद बराबर सदानंद। तो परिवर्तन कहाँ पर होगा, ये ता में और इस आ में परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर इसका भी एक नियम होता है, ये जो है यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है, सत प्लस आनंद बराबर शानंद, ठीक है। अब कैसे जो है ता के स्थान पर दा कैसे होता है, का के स्थान पर जो है गा कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो है आगे की क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा है यथावत।
यथावसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो परिवर्तन कहाँ पर होगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हमने देखा तो इस था में परिवर्तन होगा और इस आ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो आपका था लिखा हुआ है, था में किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका अवसर लिखा हुआ है तो अवसर में छोटा आ लिखा हुआ है। तो हमने अभी क्या देखा कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या होता है? आपका बड़ा आ होता है, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर के बड़ा आ होता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के बड़ा आ होता है। तो यहाँ पर बड़ा आ और प्लस छोटा आ दिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर? इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे यथा प्लस अवसर बराबर क्या हो जाएगा? यथावसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है महेंद्र। महीन प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये जो आपका ही है, ही में जो है बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और जो आपका इंद्र लिखा हुआ है, इंद्र में जो है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे आपने आ और आ में देखा कि बड़ा आ ही हो जाता है, इसी तरीके से आपका जो ई है तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर के छोटी ई हो जाता है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर के क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है, यानी कि उसका दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही में जो है बड़ी की मात्रा लगी हुई है और ई जो लिखा हुआ है ई में जो है छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ी ई ही हो जाएगा, यानी कि मही प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कुछ और भी यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। सज्जन, सत प्लस जन बराबर सज्जन हो जाएगा, परिवर्तन इन दोनों ध्वनियों में होगा। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा, तो परिवर्तन इन दोनों ध्वनियों में होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर हम संधि के भेदों की बात करें, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि के आप 5 भेद पढ़ेंगे, और व्यंजन संधि में आप जो है नियम पढ़ेंगे, और जो आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में जो है कुछ आप नियम पढ़ेंगे। तो आपकी 3 संधियां होती हैं मुख्य रूप से, एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि की अगर हम बात करें, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है? छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर के बड़ी ई हुआ, मतलब वही बात है। यहाँ पर ये नी में जो है क्या है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर जो है छोटी ई ऑलरेडी पहले से है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई जब आपस में मिलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, तो मुनि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? मुनिंद्र हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर क्या करें, व्यंजन संधि की बात करें, ये उदाहरण दी हुई है, बाकी आगे मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का एक उदाहरण दिया हुआ है, सत प्लस धन बराबर सज्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है? आधा ता है। ठीक है, और ये जो है आपका आधा जा है और आधा जा, तो सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा? आपका सज्जन हो जाएगा। इसी तरीके से विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ही क्या हो जाता है? ये जो आप डबल बिंदी लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, जब आप डबल बिंदी लिखते हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे आपका अतः हो गया, ठीक है, जिसमें इसमें हाँ का जो है हाँ का उच्चारण होता है जब हम इसका जो है उच्चारण करते हैं, जैसे क्या हो गया? प्रायः हो गया। ठीक है, प्रायः हो गया। तो ये जो आपका जो आपने डबल बिंदी लगाई ना बगल में, यही आपका क्या कहलाता है? यही जो है विसर्ग है। यानी विसर्ग की जो पहचान है वो क्या है? बगल में जो आप डबल बिंदी लगाते हैं, यही आपका विसर्ग है। ठीक है, और विसर्ग का उच्चारण आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वर्ण व्यवस्था वाले टॉपिक में जो है पढ़ाया है। तो विसर्ग का उच्चारण जो है कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, तालु से करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। ये आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग इसका रिविजन करते हैं जो क्लासेस हो रही हैं या नहीं। यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का जो है का उदाहरण दिया हुआ है निरक्षर। निरक्षर नि प्लस अक्षर बराबर क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नि में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो
ने प्लस अक्षर बराबर आपका निरक्षर हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर हम जो है संधि के प्रकार की बात करें, आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की क्लास में जो हमें देखना है, क्या देखना है, स्वर संधि देखना है। स्वर संधि के जो है आपके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, ध्यान देना है। 5 भेद कौन कौन से हैं आपके? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है। अब देखिए स्वर की अगर हम बात करें, आपका स्वर क्या होता है? स्वर क्या होता है आपका जो है, व्यंजन क्या होता है, इसको आप जो है कैसे पहचानेंगे? तो स्वर में क्या होता है ना कि इसमें स्वर में जो है परिवर्तन होगा। इसमें स्वर प्लस स्वर में परिवर्तन होगा। जो आपकी स्वर संधि होती है ना, इसमें स्वर प्लस स्वर में परिवर्तन होगा। और जो आपकी व्यंजन संधि होती है ना, व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं व्यंजन संधि का भी। व्यंजन संधि में यहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर और अब व्यंजन प्लस व्यंजन। व्यंजन प्लस व्यंजन में परिवर्तन होगा। ठीक है, इतनी बात आपको व्यंजन संधि में याद रखना है। तीसरा है यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि यहाँ पर विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग संधि में विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये आपकी डबल बिंदी होती है। तो यहाँ पर जो विकारी जो परिवर्तन उत्पन्न होगा किसमें होगा? इस विसर्ग प्लस स्वर में या फिर जो है व्यंजन में, ठीक है। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर में परिवर्तन होगा और व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन प्लस स्वर, इनमें परिवर्तन होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, इन दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? स्वर संधि देखना है। तो स्वर संधि यहाँ पर क्या होती है? आपने जो है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जो है परिभाषा देख ली कि स्वर प्लस स्वर, जब आप इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? स्वर ही जो है आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है? सुरारी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने परिवर्तन की बात करी, हमने विकार की बात करी, तो मैंने कहा कि जब इसका परिवर्तन होगा तो सुरारी लिखा हुआ है, वसुर प्लस आरी बराबर क्या हो जाएगा? सुरारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रा है, रा में किसकी मात्रा निकल रही? छोटा आ की मात्रा निकल रही है। और यहाँ पर जो है जो आपका आ है, छोटा आ पहले से है। तो ये जब आपस में मिलेंगे, छोटा आ प्लस छोटा आ जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो सुरारी सुर प्लस आरी बराबर क्या हो जाएगा? आपका सुरारी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय में क्या हो जाएगा? आपका विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, परिवर्तन इन दोनों में होगा। तो जो आपकी स्वर संधि होती ना, तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या गेरह होती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है। आप लोगों ने वर्ण व्यवस्था पढ़ा, वर्ण व्यवस्था वाले टॉपिक में
मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो आपके स्वर होते हैं, मूल रूप से जो आपके स्वर होते हैं, या फिर हिंदी में स्वरों की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब 11 स्वर मैंने आप लोगों से कौन कौन से बताए थे, इन 11 स्वरों के आधार पर जो संधि के भेद होते हैं, जो आपकी स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं इन 11 स्वरों के आधार पर। तो जो आपके 11 स्वर हैं कौन कौन से हैं, यहां पर मैं लिखना चाहूंगी। 11 स्वर हमने वर्ण व्यवस्था वाले टॉपिक में बात करी थी। एक तो आपका छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, हुई ना इनकी संख्या 11। अब आपने यहाँ पर आप लोगों के जो है मन में ये भी डाउट रहेगा कि आखिर जो अंग और आहा पढ़ते हैं तो वो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। जब उनको मैं व्यंजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो वहां पर जो है मैंने अंग और आहा बताया था, ठीक है। जो अंग और आहा होती है, दो आपकी अयोगवाय ध्वनियां होती हैं। तो यहाँ पर आपके हिंदी में, या फिर हम कहें कि जो मूल रूप से आपके स्वर होते हैं, मूल रूप से जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, ध्यान देना है, 13 करके नहीं आ जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है, और हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है, या मूल जो आपके स्वर होते हैं कितने होते हैं, मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती है। अब कई बार आप लोगों से जो है मात्रा के आधार पर भी पूछा जाता है। तो अगर मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। मात्रा के आधार पर यह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 कैसे होती है, क्योंकि आपका ये जो छोटा आ होता है ना, छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, और बाकी के जो आपके स्वर हैं, जो आपका बड़ा आ है, बड़े आ में जो है ये बगल में एक जो डंडा खींच देते हैं, जो आपकी छोटी ई है, छोटी ई में जो है बगल से जो टोपी पहना देते हैं, ठीक है, और बड़ी जो है आपके इधर से जो टोपी पहना देते हैं, छोटी ऊ की मात्रा ये है आपकी, बड़े ऊ की मात्रा जो है इस तरीके से लगाते हैं। री जो है ये आप जैसे कुछ ऐसे शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कृपा हो गया, गृह हो गया, तो यहाँ पर जो है इस री की मात्रा लगती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका ए की मात्रा जो है इस तरीके से आप लोग लगाते हैं, ठीक है, और ए की मात्रा जो है इस तरीके से लगाते हैं। ओ की मात्रा बगल में एक डंडा और ऊपर एक जो है पाई, और जो आपका ओ है, ओ की जो है ऊपर 2 पाई और बगल में एक डंडा। तो ये यहाँ पर जो है मात्राएं जो इस तरीके से आप लोगों ने मात्राएं वगैरह पढ़ी होंगी, इस तरीके से जो है मात्राएं लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बात कही कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे, हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपका छोटा आ है, छोटे आ में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, ठीक है, तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी, और बाकी इन सभी में जो है मात्रा लगी। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है। और हमारे मूल रूप से जो हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अब ये जो 11 स्वर आपने देखे, इन 11 स्वरों के आधार पर जो आपकी स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो जो आपके हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11 होती है, बाकी के अक्षर जो है व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अंग और आहा बताया, जब 2 स्वर मिलते हैं आपस में, जब उससे जो तीसरा शब्द मिलता है, इन 2 स्वरों के मिलने से जो तीसरा शब्द कोई बनेगा, वही जो आपका क्या कहलाता है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण जैसे विद्या प्लस आलय बराबर क्या, विद्यालय। तो यहाँ पर स्वरों की ही बात करी गई कि स्वर स्वर में परिवर्तन होगा, ठीक है।
यहाँ पर व्यंजनों की बात नहीं करी गई है। जो आपकी स्वर संधि है, स्वर स्वर में ही परिवर्तन होगा। तो विद्यालय लिखा हुआ है, इस द्या में किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। और इस आ में किसकी मात्रा लगी हुई है? बड़ा आ ही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिला करके क्या हो जाता है? आपका बड़ा आ ही हो जाता है। अर्थात जो आपका विद्यालय है, यहाँ पर जो है इस द्या में जो है किसकी मात्रा लग जाएगी? बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मुनीन्द्र, तो मुनीन्द्र में यहाँ पर जो है मुनि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? मुनीन्द्र हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपका छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर के क्या होता है? बड़ी ई होता है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर के बड़ी ई होता है, यानी कि उसका दीर्घ ही हो जाता है। तो मुनीन्द्र लिखा हुआ है, तो मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र। इस नी में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और यहाँ पर जो है छोटी ई है, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर के क्या हो जाएगा? आपका बड़ी ई हो जाएगा, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। इसी तरीके से श्रीश, श्री प्लस इस बराबर श्रीश। तो इस श्री में जो है बड़ी ई की मात्रा लगी है और यहाँ पर भी जो है आपकी बड़ी ई है, तो क्या हो जाएगा? इसका दीर्घ ही हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई ही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से गुरुपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश बराबर क्या हो जाएगा? गुरुपदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? गुरु में जो है छोटा ऊ है और यहाँ पर भी जो है आपका छोटा ऊ है, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर स्वर संधि के जो है प्रकारों की बात करें तो हिंदी में स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाति संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर दीर्घ संधि में, तो इसका जो है उदाहरण है अधि प्लस अंश बराबर अध्यांश। ठीक है। इसी तरीके से गुण संधि की अगर हम बात करें तो गुण संधि का जो उदाहरण है उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। वृद्धि संधि के उदाहरण जो है आपका 1 प्लस 1 1। यड़ संधि का जो है यहाँ पर हम इसकी परिभाषा की बात करें, बाकी आगे तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने ही वाली हूँ। देखिए हम देख रहे हैं सबसे पहला जो आपका भेद है स्वर संधि का, कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि यदि 2 सजाती स्वर, अब सजाती स्वरों की बात मैंने किस में करी थी? वर्ण व्यवस्था वाले टॉपिक में करी थी। मतलब सजाती स्वरों का मतलब यहाँ पर कहने का ये है, जो आपके सजाती स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं? आपका एक तो आ हो गया, ठीक है, बड़ा छोटी ई, ये बड़ी ई, बड़ी ई, ठीक है, और छोटा ऊ, या फिर जो है आपका बड़ा ऊ। ये क्या होते हैं? ये जो है आपके सजाती स्वर होते हैं, यानी कि 3 जो है आपके सजाती स्वर होते हैं। सजाती का कहने का मतलब ये है कि एक ही जाति के मिले हुए स्वरों से बन करके जो शब्द, जो स्वर बनता है वो आपका क्या कहलाता है? सजाती स्वर कहलाते हैं। ठीक है। एक ही जाति से मिल करके बने हैं, एक ही जाति के स्वरों से मिल करके बने हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ही जाति का कहने का मतलब ये है, जैसे हमने क्या देखा कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के, 1 मिनट कलर चेंज कर ले, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या होता है? आपका बड़ा आ होता है। ठीक है। इसी तरीके से बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर के क्या होता है? बड़ा आ होता है। बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या होता है? आपका बड़ा आ होता है। ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि जो आ है और ये जो आ है, ये एक ही जाति के स्वर हैं। ठीक है। और ये जो आपका ई है और ई है, इसी तरीके से ई वाले में भी यही होगा कि छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर के क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। मतलब ये भी जो है अपने एक ही जाति के स्वरों से मिलकर के बने हैं। ठीक है। ये भी एक ही जाति के स्वरों से मिलकर के बने हैं। इसी तरीके से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ हो जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाता है, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी जो है अपनी ही जाति के स्वरों से मिलकर के बने हैं। ठीक है। अपने ही जाति के स्वरों से मिलकर के बने हैं।
तो इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है सजाती स्वर कहा जाता है। अब विजाती की अगर हम बात करें, विजाती में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका ए है, ठीक है, या फिर जो है ए है, या फिर जो है आपका क्या है, ओ है या आओ है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है आपके विजाती स्वर हैं। विजाती का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि छोटा आ प्लस ई मिलाकर के क्या होता है आपका ए बनता है, ठीक है। इसी तरीके से छोटा आ प्लस ए मिलाकर के क्या बनता है आपका ए बनता है, ठीक है। इसी तरीके से ओ में देखें अगर हम, तो छोटा आ प्लस ओ मिलाकर के क्या बनता है आपका ओ बनता है, ठीक है। और छोटा आ प्लस आपका ओ मिलाकर के क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर के बने हुए, जो स्वर अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको जो है विजातीय स्वर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका आ है और ये जो ई है, अलग अलग जाति के स्वर हैं, ठीक है। और ये अलग अलग जाति के स्वर जब आपस में मिले, और आपस में मिलने के बाद जो इन्होंने शब्द, एक नया शब्द बनाया, नया वर्ण बनाया, ये जो है आपका क्या है, विजातीय स्वर है। इस तरीके से आ और ए जो है ये अलग अलग जाति के स्वर हैं, ठीक है। और यहाँ पर छोटा आ और ऊ जो है ये भी अलग अलग जाति के स्वर हैं, और ये जो आ और ओ ये भी जो है अलग अलग जाति के स्वर हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये जो है विजातीय स्वर हैं, विजातीय स्वर हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जब दोनों के मेल से जो है सजाती दीर्घ स्वर हो जाता है, तो दीर्घ संधि जो है कहलाती है। दीर्घ का मतलब क्या होता है कि बड़ा, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों जो है सजाती स्वरों के मिलने से जो शब्द है, जो उसका जो है दीर्घ हो जाता है। यदि दो सजाती स्वर आसपास जो है आ जाते हैं, या फिर जो है आपस में मिलते हैं, और इन दोनों के आपस में मिलने से जो है दोनों के मेल से जो सजाती स्वर है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर दीर्घ हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका जो सूत्र है, अकार सवर्ण दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसके समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, दीर्घ बन जाते हैं। जब आ के साथ जो है आ हो जाता है तो क्या बन जाता है, आ ही बन जाता है, आपका बड़ा आ बन जाता है। छोटी ई प्लस छोटी ई के साथ जो है ई हो जाता है, यानी कि उसका दीर्घ ही हो जाएगा, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, आपका बड़ी ई बन जाता है। इसी तरीके से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के साथ जो है जब मिलते हैं तो छोटा ऊ और ऊ मिलाकर के जो है आपका क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है, यानी कि दीर्घ ही बन जाते हैं, ठीक है। तो दीर्घ संधि के यहाँ पर उदाहरण देते हुए हमने देखा कि यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, जो जब दो सजाती स्वर मिलेंगे और सजाती स्वरों के आपस में मिलने से उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, एक उदाहरण दिया हुआ है धर्मांध। हमने क्या देखा कि हम जब संधि विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मांध। हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो पहले जो परिभाषाएं हमने देखी, तो परिभाषा में हमने ये देखा कि जो परिवर्तन होगा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, और जो आपका द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन होगा। तो इधर क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और इधर क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परिवर्तन के लिए, परिवर्तन की यहाँ पर बात करी गई है, तो परिवर्तन की अगर बात करी गई है तो इस माँ और इस आ में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब इस माँ और आ की हम मात्रा की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, तो ये जो माँ लिखा हुआ है, इस माँ में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर आपका क्या है, छोटा आ पहले से है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिला करके क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। यही तो अभी आपने देखा, ठीक है।
यही तो हमने देखा कि हमें क्या करना है, हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि में क्या हो जाता है कि जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलेंगे और उसको मिलने के बाद ही जो है उसका दीर्घ हो जाता है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, माँ में किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से रविंद्र, रविंद्र लिखा हो, रवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र। तो यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये जो वी लिखी हुई है ना, वी में किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और ये यहाँ पर जो है ई पहले से है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाकर के क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ क्या है, बड़ी ई हो जाएगा। मुनिंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है, मुनि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। इस नी में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर जो है छोटी ई पहले से है, तो मुनि प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से विधु प्लस द बराबर विधुत है। यहाँ पर ये जो धू लिखा हुआ है, इसमें किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ पहले से है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर के क्या हो जाएगा, आपका बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, पुस्तकालय लिखा हुआ है, पुस्तकालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। हमने सिर्फ यहाँ पर दीर्घ की ही बात करी गई है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मतलब ही होता है बड़ा, यहाँ पर जो है दीर्घ। तो यहाँ पर दोनों पुस्तकालय लिखा हुआ है, इस का में जो है किसकी मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर जो है बड़ा आ पहले से है, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला करके भी क्या होता है, आपका दीर्घ ही हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो का है, ये का किस में परिवर्तित हो जाएगा, छोटा का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो का में जो है दीर्घ की मात्रा लग जाएगी, यानी कि बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है गिरीश, गिरी प्लस इस बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश। तो यहाँ पर क्या है, इस री में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर जो है बड़ी ई पहले से है, तो गिरी प्लस इस बराबर गिरीश। यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर के क्या होता है, बड़ी ई मतलब दीर्घ हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। तो यहाँ पर जो नु है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है, और यहाँ पर जो है ऊ है, ऊ में भी जो है आपका छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर के क्या होता है, आपका दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से भूर्जित, भू प्लस ऊर्जित बराबर क्या हो जाएगा, भूर्जित। तो इस भू में किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर जो है छोटा ऊ आपका पहले से है, तो भू प्लस ऊर्जित बराबर क्या हो जाएगा, भूर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो आज की जो है हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो आपकी अगली संधि है, अगली संधि को जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जितना जो है आज की क्लास में मैंने पढ़ाया, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बाकी अगली हमारी क्लास होगी गुण संधि पर। इसके अलावा बाकी के जो आपके स्वर संधि के भेद हैं उनको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है, कहीं कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको जो है अपना क्वेश्चन पूछना है, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोगों को नोट्स PDF वगैरह प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सभी को बाय बाय, थैंक यू।